गाइस वैसे तो एस ने रीजनल बर्ड बहुत सारे पकड़े हैं। कालोस रीजन तक वो हमेशा पहले या दूसरे नंबर पे एक रीजनल बर्ड ही पकड़ता था। लेकिन क्या हो, जो सबसे पावरफुल रीजनल बर्ड यानी कि टैलेंटफ्लेम का मुकाबला बाकी बचे रीजनल बर्ड से हो, तो ये तक कौन निकल के आएगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 पोकेमोन की बैटल होने वाली है एक पोकेमोन से, और हर बार एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, यानी कि ये दोनों पोकेमोन में रिफ्रेश होके आएंगे। लगातार बैटल नहीं होने वाली है। तो देखते हैं कि इनमें से कौन विजेता बनने वाला है। वैसे तो सभी रीजनल बर्ड नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप के थे, लेकिन उनका नेचर, पर्सनैलिटी और मूव सेट अलग होने के कारण ये सेम ओपोनेंट पे भी डिफरेंट परफॉर्मेंस दे सकते थे। तो देखते हैं टैलेंटफ्लेम को कौन हराने वाला है। तो पहले जान लेते हैं इनके नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से, सच में काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को सजेस्ट किया है मैं सब्सक्राइब बनने, तो उनके लिए प्यारा सा शाउट आउट। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिजियोट, जो एस को पिजियोटो की फॉर्म में मिला था कैंटो रीजन के सफर में। वैसे तो एस ने इसे कई बैटल में उतारा है, लेकिन ये कभी भी ऑफिशियल बैटल में जीत हासिल नहीं कर पाया है। जब भी जीतने वाला होता तभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती जिस कारण वो मैच रुक ही जाता। इसे बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, और एस भी एकदम अनट्रेन ट्रेनर था, जिस कारण वो उसे ट्रेन नहीं कर पा रहा था। उन्हें टाइपिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जिस कारण ये टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी ये उसका यूज़ करता, लेकिन रिजल्ट हार में आता। इसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, जहाँ पर बल्बासोर, स्क्वाडल को और चार्मेंडर को एक स्पेसिफिक एपिसोड भी दिए गए थे, और कई बार ऐसा दिखाया गया था कि एस अपने सारे पोकेमोन का यूज कर रहा है, लेकिन पिजियोट उसमें नहीं आता, बल्कि वो भी पोकेबॉल के अंदर था। लेकिन ये काफी लॉयल पोकेमोन था, जिस कारण इसने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के आगे भी कभी इनकार नहीं किया, और ये इकलौता पोकेमोन है जिसने एस की बात कभी नहीं टाली। वरना कैंटो के सभी पोकेमोन ने एक न एक बार लड़ने से मना कर ही दिया है, बल्कि इसका अपोनेंट जाइंट गेंगार, आर्वोक, यहाँ तक कि फियोरो था, जो पीजी और पिजियोटो को डरा रहा था। लेकिन फिर भी एस के कहने पे ये अपनी जान की परवाह बिल्कुल ना करते हुए वहाँ पर चला जाता है, जो इसकी लॉयल्टी को दिखाता है एस के लिए। और ये बात मिस्टी और ब्रोक भी कंफर्म करते हैं कि ये एस के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी एंड्योरेंस बिल्कुल ना होने के कारण ये बहुत जल्दी हार जाता था, और कभी भी कोशिश नहीं करता था कि एंड तक लड़ता रहे, जिस कारण एस ने इसे जिम बैटल में यूज करना बंद ही कर दिया। बल्कि एरिका के खिलाफ, जहाँ इसके पास पूरा एडवांटेज था फ्लाइंग टाइप होने का, वहाँ पर भी इसे यूज नहीं करता। यहाँ तक कि प्राइम के खिलाफ भी वो चार्मेंडर यूज करता है, बल्कि टाइप एडवांटेज इसके पास था, यानी कि चार्मेंडर ने इसका स्क्रीन टाइम ले लिया था। और लीग की बैटल में भी इसका यूज कभी करते हुए नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि बेस्ट प्राउड के खिलाफ भी मक का यूज किया गया, लेकिन ये तब भी इसकी टीम में काफी यूजफुल साबित हुआ, जैसे कि स्मोक स्क्रीन को हटाना हो, या फिर अपने दोस्तों को ढूंढना हो, छोटे पोकेमोन को ट्रैवल कराना हो हवा में, या फिर बलून फोड़ना हो, तो यही काम आता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये इवोल्व हो जाता है और पिजियोट बन जाता है, तब ये फियोरो को हरा देता है और अपने सभी पोकेमोन दोस्तों को बचा लेता है। एस पोकेबॉल फेंकता है, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब निकलता है? क्या वो फियोरो को पकड़ना चाहता था, या फिर वो अपना डिवाइन लेना चाहता था जो पहले नहीं कर पाया, इसलिए वो पकड़ रहा है, या फिर इसलिए पकड़ रहा है कि वो बाकी पिजियोटो को तंग ना करे? या फिर आप इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन एस नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसे पिजियोट को छोड़ना पड़ता है, वरना ये अगर दोबारा रिटर्न करता है तो पिजियोटो को कौन बचाएगा। यानी जब पिजियोट अपने पोटेंशियल पे आ चुका था तभी वो छोड़ देता है, तो इसकी पावर का हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता। और एम टू बी मास्टर के लास्ट एपिसोड में पिजियोट रिटर्न आता है और एस की टीम को ज्वाइन भी कर लेता है। ये लगभग 23 ईयर का गैप था। इसका रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पिजियोट को क्यों छोड़ा गया, वरना लैपरेस जैसा कोई पोकेमोन एग्जिस्ट नहीं करता एस की लाइफ में, और ना ही पानी में हमें जो एडवेंचर देखने को मिला वो देखने को मिलता, क्योंकि वो पिजियोट के ऊपर ही सफर कर सकता था, जो काफी फास्ट ट्रैवल कर सकता है। और मुझे लगता है ड्रैगनेट वाली बैटल में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता था, और ये किसी ट्रेनर के पास नहीं रहा है, जिस कारण कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता था एस कैचन के साथ। इसके अपीयरेंस में ये कैटरपिलर को खाने वाला था, जो इसका वाइल्ड नेचर दिखाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिस कारण इसके बेसिक से मूव है, जिसमें सैंड अटैक काम आ सकता था, लेकिन सिर्फ कुछ पोकेमोन पे, ना कि फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स पे। एस के मिलने के बाद ये डबल लेज जैसा पावरफुल मूव भी आ गया था। विंग अटैक से अभी रिसेंटली दिखाया था, और उसके गस्ट अटैक को ये अलग तरीके यूज कर सकता है, जिसमें ये अपोनेंट को काफी पीछे कर देगा, या फिर उसकी स्पीड को काफी स्लो कर सकता है, जैसा हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो अब तो ये पिजियोट बन चुका है, तो इसका ये मूव भी काफी इम्प्रोवाइज हो चुका होगा। बात करें इसके बैटल रिकॉर्ड की, तो वो कुछ खास नहीं रहा है। जब भी जीतने वाला होता था तब कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती थी जिससे ये ना जीत पाए, और अगर ये हार जाता था तो ये काफी थका हुआ होता था, या फिर 2 पोकेमोन होते थे, या टाइप एडवांटेज दिखाना पड़ता था, जिस कारण इसका बैटल रिकॉर्ड सच में काफी खराब गया। नेक्स्ट पोकेमोन आता है जोटो से नोक्टाउल, जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, चालाक है, इसको जो कह सकते हो कह लो, और शरारती भी काफी ज्यादा था ये। लेकिन सिर्फ उन्हीं पोकेमोन ट्रेनर से जो इसको पकड़ना चाहते थे, क्योंकि ये शाइनी था, जिस कारण इसको बहुत सारे ट्रेनर पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके इल्यूशन काफी कमाल के होते थे, जिसमें कोई भी फंस सकता था, और इसी कारण से टीम रॉकेट इसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन डिफरेंट तरीके से।
लेकिन एस उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। तब एस इसका विश्वास जीत जाता है और फिर ये फेयरली चैलेंज भी करता है, जैसे एक पोकेमॉन को पकड़ा जाता है, यानी किसी वीक करो तब इसे पकड़ा जाए, जिससे ये दोनों ही सेटिस्फाई रहे अपने चैलेंजर को लेके। जस्ट लाइक बल्बासोर जो उसकी इंटेलिजेंस को दिखाता है। इसको कैरेक्टर डेवलपमेंट का पूरा मौका दिया गया था इसके पहले एपिसोड में ही, जहाँ पर इसको पकड़ने से पहले इसकी नेचर पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी इंटेलिजेंस को भी दिखाया जाता है। जब एस मुसीबत में आ जाता है तो ये इसके पोकेमॉन्स को कमांड देता है और एक स्ट्रेटेजी बना के टीम रॉकेट को डिफीट भी कराता है। ये टीम रॉकेट से बैटल करने के लिए ज़्यादा नहीं आया था, बस जहाँ इसकी जरूरत पड़ती है फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन की, जैसे कि किसी चीज़ को ढूंढना हो या फिर एरियल चैलेंजेस को कंप्लीट करना हो, जैसे कि बलून रेस, फ्लाइंग पोकेमॉन को बचाना या फ्लाइंग पोकेमॉन से निपटना, जहाँ एस ये यूज़ करता था। लेकिन इसे कोई भी कमांड नहीं देता था क्योंकि इसको पता था कि ये काफी इंटेलिजेंट है और मोक्रो से जिम बैज वापस भी ले लेता है अपनी चालाकी से और उनका विश्वास भी जीत जाता है। और फियरो को रोकने के लिए भी ये बैटल नहीं करता बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी से उसे डरा देता है। बात करें इसकी बैटल परफॉर्मेंस की तो ये मोर्टी के खिलाफ एस का सीक्रेट वेपन बन के आया था, जिसने मोर्टी के 2 पोकेमॉन को डिफीट भी किया था और तीनों लीग में कॉनवे के लिगी को डिफीट कर दिया था और डक्सनोर से भी ये जीत सकता था अगर वो ट्रिक रूम यूज नहीं करता तो। बात करें इसकी मूव सेट की तो इसने कई सारे मूव सीखे हुए थे अपनी जर्नी में। जब ये एस को छोड़ के चला भी जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में, ये अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं करता, अपनी इंटेलिजेंस के साथ अपने मूव को पॉलिश करता रहता है, जिस कारण ये स्काई अटैक, एयर स्लैश और एक्स्ट्रा सेंसरी जैसे मूव सीख के आता है तीनों रीजन में। और मे भी इसका फोर्थ मूव अभी भी रहा होगा तो फोर्थ साइड, जो एस की याद दिलाता है और गोस्ट टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट अभी भी वर्क कर सकता है। और करंटली इसको दिखाया गया था एस के ग्लाइसगो और लिवानी के साथ, जहाँ ये उनके साथ दोस्ती कर चुका है। स्वेलो ये एस को होइन रीजन में टेलो की फॉर्म में मिला था, जहाँ ये पिकाचू से बैटल कर रहा होता है क्योंकि ये गैंग का लीडर होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन भी करता है कि ये काफ़ी टफ है, हार्ड वर्किंग है और अपने चैलेंज को पूरा करने में ये जान की परवाह भी बिल्कुल नहीं करता, जिस कारण ये पिकाचू से थंडरबोल्ट खाता रहता है लेकिन ये फेंट नहीं होता। ब्रोक के कहने पे ऐसे से पकड़ लेता है। ये अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज को ही पॉलिश करता रहता, जिस कारण इसके वीक मूव भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। ये हमेशा अपने आप को खतरे में डाल लेता है, जिस कारण ये अपनी लिमिट को ब्रेक कर सके और ऐसा करके क्रॉस गेट पोकेरिंगर में भी ये जीत हासिल करता है, जहाँ पर ये सैंडस्टॉर्म के बीच में फंस जाता है और अपनी लिमिट को ब्रेक करते हुए ये इवॉल्व हो जाता है, जिसके बाद से इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी बदलाव आते हैं। इसकी एंड्योरेंस सच में लाजवाब थी, जिस कारण ये ठंडा आर्मर जैसी चीज़ का निर्माण कर देता है और कोरफिस के साथ मिलके ये टक्कर को भी हरा देता है, जो ये दिखाता है ये डुअल बैटल में भी काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है। बात करें इसकी बैटल परफॉर्मेंस की तो इसे लीग में 606 बैटल में 2 पोकेमॉन को डिफीट किया था, जहाँ पर मेटाग्रोस को भी ये घायल कर देता है उसके साइबीम को ओवरपावर करते हुए, जो ये दिखाता है कि लीग में ये फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। पहलों में इवॉल्व होने के बाद ये 1-on-1 सिर्फ लैटियो से आ रहा है, उसके अलावा ये कभी हारते हुए नहीं दिखाया गया और ये करंटली प्रोफेसर ओक की लैब में स्टार रैप्टर से रेस करता रहता है और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का दोस्त बन चुका है। तो वैसे तो इसको सारे फिजिकल मूव आते हैं, लेकिन लैटियो से आने के बाद हमें दिखाया गया है M2E मास्टर में, जहाँ से एयर स्लैश जैसा मूव सीख लिया है, जो एक मिड रेंज मूव है, जो ये दिखाता है कि बिना इसकी ट्रेनिंग के भी ये ट्रेन हो रहा है और अपनी गलतियों से सीख भी रहा है। स्टार रैप्टर एस का सिनो रीजन का पोकेमॉन है, जो उसे स्टारली की फॉर्म में मिला था जब उसे पिकाचू ढूंढना था। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बाकी सब रीजनल बर्ड करते थे, यानी कि स्काउटिंग और टीम रॉकेट को ब्लास्ट ऑफ करना। स्टार रेवियर बनने के बाद इसको बैटल में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, जिस कारण ये पहले जिम बैटल में परफॉर्म ना करने के कारण ये काफ़ी उदास भी हो जाता है। इस सीरीज में एस ने ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, जिस कारण ये काफ़ी पावरफुल मूव भी सीख जाता है और इसकी एरियल एस और ब्रेव बर्ड जैसे मूव आने के बाद ये सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और स्टार रैप्टर बनने के बाद इसका जुनून काफ़ी बढ़ चुका होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ही पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आ जाता है। ये अभी फाइटिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता है, काफ़ी फास्ट हो चुका है और काफ़ी ब्रेव भी हो चुका है। ये बिल्कुल स्वेलो की तरह पोकेनिंगर कंपटीशन में ही इवॉल्व होता है, लेकिन वहाँ पर ये रिस्क को ना लेते हुए अपने दिमाग का यूज़ करता है, जिससे वो अपने से ज़्यादा पावरफुल हंचकरों को डिफीट कर देता है अपनी स्ट्रेटजीज की मदद से। बात करें इसके बैटल परफॉर्मेंस की तो ये वीवाइल को डिफीट कर देता है और एस को पोल के खिलाफ पहली जीत दिला देता है। इसके अलावा इसने जिम में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जहाँ पर इसने गार्डेनिया के चिरूबी को हराया था और काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी थी। और मेलिन के जिम में इसने 2 पोकेमॉन को डिफीट किया था और रोजरेड को भी 1-hit KO कर दिया था। बात करें इसकी मूव सेट की तो इसे क्लोज कॉम्बैट जैसा मूव भी आता है, जो सच में अपनी वीकनेस को कवर करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, रॉक टाइपिंग के खिलाफ और आइस टाइपिंग के खिलाफ भी। और करंटली इसे जो भी मूव आते हैं वो सभी फिजिकल मूव है, जो ये दिखाते हैं कि ये फिजिकली ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है और हाई रिस्क लेने के लिए ये हमेशा तैयार हो गया है, जो इसके नेचर को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। करंटली ये प्रोफेसर ओक की लैब में है और ये राइवलरी रखता है स्वेलो से और ये भी दोस्त है सिर्फ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का। ये काफ़ी हद तक स्वेलो जैसा ही है, लेकिन इसके पास ज़्यादा अच्छे मूव सेट हैं।
यूनोवा में आता है अनफिजेंट, जो इसे स्पीड ऑफ की फॉर्म में मिला था। ये भी एकदम नॉर्मल रीजनल बर्ड की तरह था, यानी कि सर्चिंग करना, टीम रॉकेट को डिफीट करने में पिकाचू की हेल्प करना। इसे बैटल करना बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि ये काफ़ी डरता भी था बैटल करने से, क्योंकि स्क्रैगी ने जब अटैक करा था तो उसे काउंटर अटैक ना करने के चक्कर में ये वहाँ से दूर भाग गया था। भाग गई थी, जिससे ये पता लग जाता है कि ये फीमेल है और ये इसकी पावर बन जाती है। जहाँ इसके सभी रीजनल बर्ड काम नहीं आएंगे लव के कारण, वहाँ पर ये टिक सकती है, और ऐसा में दिखाया भी गया था इस एनिमे में। ये काफ़ी सेंसिटिव है और इसने हेल्प भी की थी वेनिपिडल को भगाने में। इसकी पर्सनैलिटी डेवलप ना होने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि एस ने यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन पकड़े थे और ट्रेनिंग का टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी इसने स्काइला के स्वाना को डिफीट कर दिया था, जिसको पिकाचू डिफीट नहीं कर पाया था। लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की है और ये एकदम मोम की तरह ट्रीट करती है अर्चन को, जो उसे फ्लाई करने की पूरी ट्रेनिंग दे रही होती है। वैसे इसकी बैटल परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट सी थी, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। इसके एंड्योरेंस काफ़ी कम होने के कारण या फिर ज़्यादा पोकेमॉन होने के कारण इसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन इसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है स्काइला के खिलाफ, जहाँ इसने 2 पोकेमॉन को डिफीट किया था। कैंटो में जहाँ चार्मेंडर के आने के बाद पिजियोटो का स्क्रीन टाइम काट लिया गया था, बिल्कुल वैसे ही चार्जर्ड के आने के बाद ये उसी को रिप्लेस कर देता है, जिससे वो रीजनल बर्ड का स्क्रीन टाइम भी ले लेता है। बात करें इसके मूव सेट की तो इसे गस्ट, क्विक अटैक, एयर कटर और एरियल रेस जैसे मूव आते हैं, जो फिजिकल और लॉन्ग रेंज दोनों ही कवर कर सकते हैं। इसके मूव सेट में कोई कमी नहीं है, लेकिन एस चाहता तो इसे एक अट्रैक्ट मूव जरूर सिखाता, जो इसे कई जगह पे एडवांटेज दे सकता था, लेकिन ऐसा एस ने बिल्कुल नहीं किया। करंटली ये प्रोफेसर ओक की लैब में सभी फ्राइंग पोकेमॉन के साथ दोस्ती कर रखी है, लेकिन वो सभी मेल हैं। लेकिन तब भी इसने अट्रैक्ट मूव नहीं सीखा, क्योंकि इसका ऐसा नेचर ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी इस मूव को सीखना चाहेगी, जिस कारण ये सच में काफ़ी वीक हो जाती है। अब बात करते हैं टैलनफ्लेम की, जो कालोस रीजन में एक फ्लैशलिंग की फॉर्म में से मिला था, जो खाना चुराता था, जो काफ़ी ज़्यादा शरारती किस्म का था और इसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, यानी कि ये हंसता भी था, रोता भी था, जो हमें दिखाया भी गया था। इसके सभी इमोशन को अच्छे से दिखाया गया था। ज़्यादा इमोशन होने के कारण ये हारने के बाद एस के पोकेमॉन से घुल मिल नहीं पा रहा था, जब तक उसे ओरेंज बेरी शेयर नहीं की गई थी, जिसके बाद से ये एस के साथ साथ उसके पोकेमॉन से भी लॉयल हो चुका था और उनके लिए जान भी दे सकता था। ये स्टार रैप्टर की तरह फाइटिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता था और ये स्वेलो की तरह ही गलतियों से सीखता भी था और अपनी इंटेलिजेंस नॉकआउट की तरह रखता था, जिस कारण इसने हाउलूचा की बैटल में टैलनफ्लेम को हराने का तरीका ढूंढ लिया था और अपना एक नया बैटल स्टाइल देखने के बाद उसे डोज भी करके दिखा देता है और अपनी लिमिट को ब्रेक करते हुए ये उसे डिफीट भी कर देता है। ये नॉन ऑफिशियल बैटल में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता था, जिस कारण इसने हर जिम बैटल में पार्टिसिपेट किया है, सिवाय 5वें जिम बैच को छोड़ के, जो इसकी पावर और एस के लिए ट्रस्ट दिखाता है। माना कि ये बैटल के लिए ग्रेनिंजा या हाउलूचा इतना एक्साइटेड नहीं रहता था, लेकिन फिर भी इसको यूज़ किया जाता था क्योंकि इसकी पावर अलग ही लेवल पे थी। ये अपने अपोनेंट को हराने के लिए स्ट्रेटेजिकली सोचता था, जैसे कि अनफिजेंट और नॉकटाउल, ना कि स्वेलो की तरह कि उसे हरा के रहना है किसी भी हाल में। ये देखता था कि टाइप एडवांटेज किसके पास जा रहा है, उसे कैसे डिफीट किया जा सकता है। इसकी नेवर गिव अप मेंटेलिटी थी, जो स्टार रैप्टर और स्वेलो से मिलती जुलती थी, और फ्लाइंग टाइप पावरफुल होने के लिए ये मोरिया के टैलनफ्लेम से भी बैटल करना चाहता था, लेकिन ये परेशान हो जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इमोशन है और ये रिजेक्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और इसे कोई भी चीज़ दिखा दो इसे काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। इसके सच में काफ़ी ज़्यादा इमोशन दिखाए गए थे और इसके पास स्वेलो की तरह टीम वर्क का भी एक्सपीरियंस था, जिस कारण इसने ओलंपिया को डिफीट भी करा था अपने फ्रैगेडियर के साथ, जहाँ पर वो पैरालाइज हो चुका था, लेकिन उसकी स्पीड ये बन जाता है और ये दोनों मिलकर उसे डिफीट भी कर देते हैं। इसकी परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट रही थी क्योंकि ये हर जिम बैटल में अच्छा परफॉर्म करता था और इसने मोल्टर के खिलाफ भी काफ़ी अच्छी बैटल की थी। ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, बोनी के साथ भी काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग रखता है और इसे एग की केयर करनी भी आती है, जिससे ये अपनी फ्लेम बॉडी से उसको हैच भी कराता है और जब पता लगता है कि इसमें नोई बैट है तो हाउलूचा के साथ मिलके ये उसे फ्लाई करना सिखाता है और रिले रेस में भी उसकी काफ़ी हेल्प करता है, उसे सपोर्ट करता है, जो उसकी नेचर को दिखाता है और ये काफ़ी ज़्यादा एंड्योर है, जिस कारण ये मोल्टर्स की फायर के आगे भी आ जाता है। और ये प्रोफेसर ओक की लैब में फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के साथ साथ फायर टाइप पोकेमॉन के साथ भी रहता है। तो सच में ये इन सभी में सबसे ज़्यादा बैडेस्ट तो दिखाया गया है और इसके पास सबसे ज़्यादा इमोशन भी है और ये सभी पोकेमॉन का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसके पास एक डिफरेंट टाइपिंग भी है। तो देखते हैं इसे कौन कौन पोकेमॉन डिफीट कर सकते हैं। वैसे एस चाहे तो अपने किसी भी पोकेमॉन से किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है, क्योंकि एस की स्ट्रेटेजी सच में नेक्स्ट लेवल की होती है। तो पहले बात करते हैं पिजियोट की। ये सच में काफ़ी फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन साबित हुआ है, लेकिन इसका पोटेंशियल हमें बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। जैसे इसका पोटेंशियल अनलॉक हुआ ही था तभी इसको गुड बाय करना पड़ा और जब ये रिटर्न करता है तब सीरीज को ही गुड बाय कहना पड़ जाता है। तो इसका पावर एकदम मिस्टीरियस है, लेकिन हम तभी अंदाजा लगा सकते हैं जहाँ ये फियरो को डिफीट नहीं कर पाया था पिजियोटो की फॉर्म में। चिंडर ने टैलनफ्लेम को डिफीट कर रखा था, बल्कि बेस स्टैट उसके ज़्यादा थे। तो यानी कि अब ये दोनों फुल्ली वॉल हो चुके हैं, तो दोनों के पावर लेवल आपको पता लग गया होगा कि कितना ज़्यादा अंतर आ चुका होगा।
तो मुझे लगता है कि टेरन फ्लेम यहाँ जीत जाएगा, 90% चांस है इसके जीतने की। तो पिजियोट बैडेस हो सकता है, आइकॉनिक हो सकता है और लवेबल भी हो सकता है, लेकिन टेरन फ्लेम से स्ट्रॉन्ग वो नहीं हो सकता है जब तक वो मेगा इवॉल्व ना हो जाए। नेक्स्ट आता है नोक्टाउल, जो सच में काफ़ी इंटेलिजेंस वाला पोकेमोन है, लेकिन आपने देखा होगा इसके अंदर इमोशन भी है, तो मुझे लगता है कि तो ये शायद उसकी इंटेलिजेंस को काउंटर कर सकता है कई तरीके से। और ये सच में काफ़ी फास्ट भी है और फिजिकली ये अच्छा अटैकर है। माना कि उसके पास एक्स्ट्रा सेंसरी ऐसा मूव है, लेकिन ये भी ओवर पावर करते हुए अटैक कर सकता है। और अगर स्काई अटैक और ब्रेव बर्ड का क्लैश होता है तो मुझे लगता है कि ये ड्रॉ होगा या फिर टेरन फ्लेम यहाँ जीत जाएगा, क्योंकि उसको फिजिकल अटैक का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ड्रॉ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्काई अटैक ज़्यादा पावरफुल मूव है और ब्रेव बर्ड को रिकॉइल डैमेज भी मिलता है। नोक्टाउल के पास साइकिक पावर भी है और उसकी इंटेलिजेंस सच में काफ़ी हाई है, तो मुझे लगता है कि नोक्टाउल के जीतने चांस हैं 30% और 70% चांस है कि यहाँ टेरन फ्लेम जीत जाएगा, क्योंकि इसके पास फ्लेम चार्ज भी है जो इसकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा देता है। लेकिन नोक्टाउल की इंटेलिजेंस को हम कम नहीं मान सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 70% चांस होंगे इसके नोक्टाउल से जीतने की। नेक्स्ट आता है स्वेलो, जो सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है, अपनी गलतियों से सीखता है और ये दोनों ही सच में बैडेस पोकेमोन है। लेकिन मुझे लगता है कि स्वेलो के पास थोड़े ज़्यादा चांसेस होंगे इसे जीतने के, क्योंकि उसके पास पावरफुल मूव तो नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस उसने की है जिससे उसने इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को भी डिफीट कर रखा है, साइकिक पावर को ओवर पावर कर रखा है, तो मुझे लगता है कि अपने क्विक अटैक या एरिलेस के साथ ये इसकी ब्रेव बर्ड और फ्लेम चार्ज को भी काउंटर कर सकता है, क्योंकि इसको काफ़ी फास्टेस्ट पोकेमोन से लड़ने का एक्सपीरियंस हो चुका है। ऐसा इसने 2 बार करके दिखा रखा है, स्पीड फॉर्म डिओक्सिस के खिलाफ और लैटियोस के खिलाफ भी। इन दोनों के लेजेंडरी पोकेमोन से लड़ने का एक्सपीरियंस है, टीम वर्क काफ़ी अच्छा आता है और ये कई सारी चीज़ें एकदम इक्वल शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी डिफरेंट हैं, जैसे कि बैटल एक्सपीरियंस वो टेरन फ्लेम का काफ़ी कम है अगर बात की जाए स्वेलो के खिलाफ। और स्वेलो का रिकॉर्ड भी रहा है कि वो अपने अपोनेंट को हराए बिना कभी भी नहीं हारा है, तो बैटल रिकॉर्ड भी इसका अच्छा है और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं टेरन फ्लेम से स्वेलो के, यानी कि स्वेलो के जीतने चांस यहाँ पर होंगे 65%, क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ें काउंटर कर सकता है और उसकी एंड्योरेंस शायद टेरन फ्लेम से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं स्टारएप्टर की। स्टारएप्टर बिल्कुल स्वेलो की तरह है, जिसके पास पावरफुल मूव भी है, लेकिन वो इतना पॉलिश नहीं है और ये फिजिकल अटैकर तो है, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं है जिसको टेरन फ्लेम चार्ज से काउंटर कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड बूस्ट होती रहेगी। लेकिन फिजिकली ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टारएप्टर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस भी एकदम इक्वली है, यानी कि इधर जितने चांस इन दोनों के लगभग इक्वली होंगे। अगर स्पीड की बात की जाए तो वो टेरन फ्लेम के पास है और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो स्टारएप्टर के पास है। मूव सेट दोनों के कमाल के हैं, कई सारे मूव कॉमन भी हैं, यानी कि इनका रिजल्ट 50-50 में आएगा, यानी कि कोई भी जीत सकता है कभी भी, क्योंकि एक्सपीरियंस दोनों का इक्वल है। स्ट्रेंथ और स्पीड में दोनों में अलग अलग अंतर आते हैं और ट्रेनिंग दोनों ने ही काफ़ी अच्छी की थी, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का ड्रॉ हो सकता है। एंड फाइनली अनफिजेंट, जिसके पास कोई भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अट्रैक्ट मूव आता नहीं है, जो जी टेरन फ्लेम के खिलाफ असर कर सकती थी। इसकी एंड्योरेंस भी काफ़ी कम है, तो मुझे लगता है कि इसका भी बैटल रिकॉर्ड ज़्यादा खास नहीं रहा होगा, माना कि डिसेंट बैटल्स गई होंगी, लेकिन फिर भी इसका एक्सपीरियंस काफ़ी कम है और इसके पास कोई ऐसा स्किल भी नहीं है जो टेरन फ्लेम के आगे टिक भी सके। तो मुझे लगता है कि इसके चांसेस होने वाले हैं 20%। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और ऐसे कमाल के कमेंट